Welcome to online classes. Today we will continue chapter 6 lecture 2 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा जो आपराधिक न्याय सिस्टम है, प्रक्रियाओं किस प्रकार की है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो पढ़ा कि किस तरह से न्याय होता है कोर्ट में, कौन कौन इसमें रोल निभाते हैं अपना। अभी हमने जो है पुलिस की जो रोल है, भूमिका है उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसके बारे में पढ़ा। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक requirement and producer that the police and other agency have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. These are known as the D.K. Basu guidelines and some of these include। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्या है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए क्या है, कुछ जो है खास शर्त और उनके प्रोसेस की तय की हुई है। इस नियमों को D.K. बासु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ गाइडलाइंस इस प्रकार है। द पुलिस official who carry out the arrest or investigation, interrogation should be very clear, accurate and visible identification and name tag with their designation। क्या है, गिरफ्तारी या जांच करने वाला जो पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा स्पष्ट व स्ट्रिक्ट रूप से अंकित होना चाहिए। उसका जो पद है होना चाहिए। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by list one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested। इसमें क्या है, गिरफ्तारी के समय क्या है, अरेस्ट मेमो के रूप में जो गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़, उसके चार्जशीट मतलब तैयारी किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख हो और उसमें सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए और वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अटैच्ड मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। जो पर्सन जो है अरेस्ट किया गया उसके साइन उस पर होने चाहिए। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। और जो अरेस्टेड व्यक्ति है वह क्या है, उसको राइट दिया गया है कि वह अपने किसके लिए, शुभ चिंतकों को जानकारी देने का अधिकार है, उसके रिलेटिव्स के, और पूछताछ की जा रही है। ठीक है। व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be noticed by police within 8 to 12 hours after arrest। और जब व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या है, अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उसे उस ज़िले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के बाद उन्हें क्या है, उसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत और के बारे में उनकी जानकारी जो है उन्हें इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। अब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR है क्या चीज़। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो होती है, इट इज़ द विद इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बीइंग देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gave information about a cognizable offense. This information can be given to the police either orally or in writing. The FIR usually mention the date, time and
place of the offense, detail the basic fact of the offense, include a description of the events. If now the identity of the accused person and witness is also mentioned. The FIR also state the name and address of the complainant. There is a prescribed form in which the police register an FIR, and it is signed by the complainant, and the complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. FIR क्या होता है? पुलिस FIR दर्ज होने के बाद किसी भी अपराधी को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध, मतलब जो अपराध क्राइम किया गया, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने का जो मुख्य अधिकारी होता है, प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक व लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है और FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, जिस डेट पर FIR दर्ज करवाई गई है वो उसकी डेट, प्लेस और टाइम का उल्लेख किया जाता है। इसमें उस टाइम के वारदात पर घटनाक्रम के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों को पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का, अपराधियों का पता हो तो उनके नाम, गवाहों और उल्लेख किया जाता है और FIR में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के साइन करवाए जाते हैं और शिकायत जिसने कंप्लेंट की है वो क्या है, पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त में पाने का अधिकारी होता है, देनी होती है। ठीक है। अब है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पढ़ेंगे हम जो सरकारी वकील है उसकी भूमिका क्या होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक wrong. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. Do you remember the case of the dowry death of Sudha that you read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State was Shanti Hembram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram. किसी अपराधी का जो आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है और इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे सोसाइटी को, समाज को प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में क्या, दहेज के लिए एक स्टोरी पढ़ी थी, सुधा की हत्या घटना याद होगी। उसमें आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया, इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जाता है। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बीइंग वंस the police has conducted the investigation and filled the charge sheet in the court, she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. इसमें क्या होता है, अदालत में सरकारी जो वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो क्या कहते हैं, सरकारी वकील होता है, वह
राज्य के पक्ष को प्रस्तुत करता है। और सरकारी जो वकील प्रोसिक्यूटर है वो क्या है, उसका रोल तब शुरू होता है जब पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में जो है चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल कर देती है। और सरकारी वकील की इस जांच में कोई भी जो रोल नहीं होता है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने जो सारे ठोस तथ्य सबूत और गवाह हैं उनको क्या है कोर्ट में पेश करे, अदालत सही फैसला ताकि दे सके। तो ये तो था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम। अब है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब जो जज है उसकी क्या भूमिका होती है। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन ए गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल impartially and in a open court. The judge hears all the witness and the other evidence presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence present and in accordance with the law. If the accused is convicted, then the judge pronounce the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes. जो जज होता है न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो मतलब जो जज है वो गेम में जैसे एम्पायर होता है उस तरह कोर्ट में जज के तो रोल होता है। और वह क्या है निष्पक्ष भाव और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश क्या करते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सारे गवाह एविडेंस जो कोर्ट में दिए हैं और डिफेंस लॉयर ने जो एक्यूज्ड का लॉयर है उसने अपने गवाह को और अपने एविडेंस को सारे जज के सामने जो पेश किए हैं उन सबूतों की क्या करता है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अपने सामने मौजूद जो बयान दिए गए हैं और सारे सबूतों को के आधार पर वह क्या है कानून के अकॉर्डिंग न्यायाधीश यह डिसाइड करता है कि जो आरोपी है एक्यूज है वह सचमुच में जो क्रिमिनल है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश क्या है उसे पनिशमेंट करते हैं और वह कानून में दिए गए प्रावधानों जो प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से दोषी व्यक्ति को क्या है जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की जो है सज़ा वह है उन्हें दे सकते हैं। और यदि जज को ऐसा लगता है कि जो डिफेंस लॉयर ने सबूत पेश किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है जो एक्यूज्ड पर्सन है वह गिल्टी नहीं है तो उसे क्या है बाइज्जत जो जज है रिहा कर देता है। तो ये तो था हमारा रोल ऑफ जज और रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम फेयर ट्रायल क्या होती है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।